हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल एंड आज मैं बात करने वाला हूं जेन स्ट्रीट की कि जेन स्ट्रीट ने ऐसा क्या किया था, व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी जिससे उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए कमाए थे। हमने एक इस पे शॉर्ट भी बनाया था जहां पर मैं आपको बताया था कि कैसे जेन स्ट्रीट को बैन कर दिया गया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं एंड आपको उस शॉर्ट के बारे में पता चल जाएगा। बट अब हम आज बात करेंगे कि जेन स्ट्रीट एक्चुअली करता क्या था, व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी जो उन्होंने करा था जिसकी वजह से मार्केट्स में मैनिपुलेशन हुआ था, मतलब मार्केट्स को अपने आप मूव किया गया था और जिसकी वजह से काफी ज्यादा रिटेलर्स का लॉस भी हुआ था। तो हम पूरे एग्जांपल्स देखेंगे। आइए शुरू करते हैं एंड मैं अब आपको सीधे लैपटॉप पे ले जाऊंगा जहां पर मैं एक्चुअली आपको सेबी की रिपोर्ट दिखाने वाला हूं जहां पर उन्होंने पूरा का पूरा एग्जांपल लिया हुआ है। तो ये एग्जांपल है 17 जनवरी का, 17 जनवरी 2024 का, कि कैसे जेन स्ट्रीट ने मार्केट्स को मूव किया था। तो चलिए शुरू करते हैं एंड मैं आपको सबसे पहले सेबी की वेबसाइट पे लाया हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको पूरा का पूरा एक 105 पेजेस का लॉन्ग पेपर मिल जाएगा एंड इसका नाम है इंटरिम ऑर्डर इन द मैटर ऑफ इंडेक्स मैनिपुलेशन बाय जेन स्ट्रीट ग्रुप। अब ये बड़ी इन डेप्थ रिसर्च करी गई है, फाइंडिंग्स करी गई हैं सेबी द्वारा, जिसकी वजह से जेन स्ट्रीट को बैन भी किया गया और उनके जो पैसे वो भी रोके गए। तो आप ये पेपर को पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा बड़ा डिटेल में पेपर है, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स भी दिए गए कि कैसे सेबी को लगा और पता चला कि हाँ जेन स्ट्रीट ग्रुप ने इंडेक्स को मैनिपुलेट करा है, मतलब आर्टिफिशियली उसको मूव करने की कोशिश इनफैक्ट करा भी है। तो मैंने ये पेपर ऑलरेडी पढ़ लिया तो मैं आपको इसकी समरी देने वाला हूँ। बट उससे पहले लेट अस क्विकली कम हियर एंड लेट अस टॉक अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूंट्स। अब हमें पता है कि बैंक निफ्टी के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट हैं और यहाँ पर आपको उसके कॉन्स्टिट्यूंट मिल जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूंट मतलब कि बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है उसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उसका कितना परसेंटेज है। तो आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक है, उसका टोटल इतना मार्केट कैप है, फिर ICICI बैंक है, SBI बैंक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं फॉर दी बैंक निफ्टी। तो जेन स्ट्रीट क्या करता था कि वो इन कॉन्स्टिट्यूंट्स में हैवी बाइंग कर लेता था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो बैंक निफ्टी है वो मूव कर जाता था और फिर ऑप्शंस में प्रॉफिट निकालता था। तो मैं अब आपको ले जाने वाला हूँ रिपोर्ट पे कि व्हाट डज द रिपोर्ट से बाय सेबी। सो 17 जनवरी 2024 का एग्जांपल लिया गया है रिपोर्ट में बिकॉज इस दिन बहुत मैसिव प्रॉफिट हुआ था। 17 जनवरी 2024 वाज अ वेडनेसडे, प्लीज रिमेंबर इट्स अ वेडनेसडे एंड उस समय जो एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी को वेडनेसडे को थी, मतलब इट वाज एन एक्सपायरी डे ट्रेडिंग। तो आप देख सकते हैं कि इक्विटी में मोस्ट मतलब 90% केवल एक स्टॉक को छोड़ के बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बैंक निफ्टी के उन सब में हैवी बाइंग हुई थी। और आप देख सकते हैं बाइंग का जो स्टार्ट टाइम दिया गया वो 9:15, मतलब पहली कैंडल से ही बाइंग होनी शुरू हो गई थी और करीब ये 11 बजे तक बाइंग होती रही थी। ये स्टॉक्स में बाइंग कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि JS का मतलब है जेन स्ट्रीट, और जेन स्ट्रीट ने कितनी बाइंग करी थी और जो टोटल वॉल्यूम है उसका अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो 20 से 25% की बाइंग कर ली थी जेन स्ट्रीट ग्रुप ने, मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग इन दी बैंक निफ्टी स्टॉक्स। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बात करता हूँ, सिमिलर कॉन्सेप्ट उन्होंने वहां भी किया कि जितने भी फ्यूचर्स हैं उन सब में बहुत हैवी बाइंग करी। और अगेन आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% या अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द टोटल वॉल्यूम जो उस दिन पहले 1-2 घंटे में जो बाइंग हुई थी वो जेन स्ट्रीट ने ही करी थी। अब आप यहाँ पर जो टोटल परचेज है वो करीब 4370 करोड़ की हुई है। इट्स अ मैसिव परचेज और इतनी ज़्यादा परचेज करी गई थी जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। तो मैं आपको बैंक निफ्टी पे भी ले जाता हूँ एंड लेट अस गो टू 17 जनवरी। सो आई विल टेक यू टू 17 जनवरी 2024 जिस दिन का एग्जाम्पल दिया गया है ये। तो उस दिन एक बहुत बड़ा गैप डाउन आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप डाउन आया था। इट वाज अ बिग गैप डाउन इन बैंक निफ्टी, बट पहले ही आधे घंटे में या पहले ही घंटे में इतनी ज़्यादा बाइंग करी कि आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। एंड ये कैंडल क्यों बनी, बिकॉज अगर मैं सारे के सारे स्टॉक्स को ही बाय कर लूँगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर चल जाएगा। इनफैक्ट 1% की मूवमेंट आ गई थी, 1 से ज़्यादा से परसेंट की मूवमेंट आ गई थी बिकॉज ऑफ दी हैवी बाइंग बाय जेन स्ट्रीट। तो स्टेप नंबर 1 जिसको ये फेज 1 बोल रहे हैं वो ये था कि एक्स्ट्रा बाइंग करी गई बिकॉज इन दी स्टॉक्स, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। अब जब बैंक निफ्टी ऊपर गया तो हमें मतलब आपको और मुझे लगा एज अ रिटेल ट्रेडर कि हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट आ रहा हो। और आप देख भी सकते हैं कि कहाँ तक ये ऊपर गया था, एग्जैक्टली फ्रॉम दिस लेवल, जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ तक गया। तो हो सकता है लोगों को लगा कि अब शायद मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर और चलता चले जाएगा। तो यहाँ पर आपने और मैंने जो छोटे रिटेल ट्रेडर हैं हमने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनानी शुरू कर दी। अब आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में उन्होंने क्या किया
कि ड्यूरिंग द सेम टाइम जब वो स्टॉक्स को बाय कर रहे थे उन्होंने ऑप्शंस में रिवर्स पोजीशन लेनी शुरू कर दी। अब वो ऑप्शंस कौन से थे, वो स्टॉक ऑप्शन नहीं थे, वो थे बैंक निफ्टी ऑप्शंस। उसका रीज़न ये है क्योंकि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इफ़ यू सी हियर, लेट मी जस्ट एक्सपैंड इट अ लिटिल बिट, जो बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन थे उनको तो बाय करना शुरू कर दिया और जो कॉल ऑप्शन थे उनको शॉर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब क्लियरली उनका डाउनवर्ड प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर अगेन ये जितनी भी टेबल्स हैं ये मैं डायरेक्टली उसी सेबी के पेपर से मैंने डाउनलोड करी है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि इन्होंने पुट्स में बाइंग करनी शुरू कर दी और कॉल्स में सेलिंग करनी शुरू कर दी। नाउ एज यू कैन सी कि जो पुट्स के प्राइस थे वो 123.5 से शुरू करा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 4600 की पुट की बात करता हूँ और वो नीचे भी गिरा था बिकॉज ऑब्वियसली जब बैंक निफ्टी ऊपर गया तो पुट का प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गया। एंड उन्होंने पहले थोड़े टाइम के बाद उन्होंने फेज नंबर 1 में बहुत हैवी मात्रा में ऑप्शंस को, पुट्स को बाय कर लिया। एंड एट द सेम टाइम बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू कम डाउन, उन्होंने कॉल्स को सेल करना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉल्स थी जो करीब 500 रुपए की पहुंच गई थी वहां पर उन्होंने उसको शॉर्ट सेल कर दिया। तो मतलब पुट्स को बाय कर लिया और कॉल्स को शॉर्ट कर दिया। और ये जो टोटल वॉल्यूम था ये ऑलमोस्ट 7 टाइम्स, मतलब अगर जो टोटल स्टॉक्स को बाय किया गया था अगर वो 1 रुपए का था तो जो ऑप्शन को शॉर्ट और बाय किया गया था, मतलब जो ऑप्शन की पोजीशन बनाई गई थी वो 7 टाइम्स की पोजीशन बनाई गई थी। तो मैंने आपको यहाँ पे टोटल नंबर भी दिखाए थे कि जो ऑप्शंस का टोटल उन्होंने बैंक निफ्टी में जो पोजीशन ली थी वो करीब 32,000 करोड़ की ली थी। आप समझ सकते हैं कितनी मैसिव पोजीशंस थी ये। तो अब मार्केट ऊपर चला गया एंड दे हैव टेकन रिवर्स ट्रेड्स। अब एग्जिट की बारी आती है। 11:30 बजे या 12 बजे के आसपास उन्होंने देखा कि यस मार्केट को अब नीचे गिराना है, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट को ऊपर ले जा चुके थे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर कैसे गया था। तो करीब 12 बजे उन्होंने ऑपोजिट लेनी पोजीशन शुरू कर दी। मतलब जितने भी उन्होंने स्टॉक्स को बाय किया हुआ था और जितने भी फ्यूचर्स को बाय किया हुआ था जो बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूंट थे उन सब में एग्जिट लेना शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं कि 11:50 से लेकर करीब 3 बजे तक उन्होंने सारे के सारे अपने पोजीशंस को एग्जिट ले लिया। और आप देख सकते हैं कि टोटल और जो वॉल्यूम आया वो ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर जो उन्होंने ओरिजिनल वॉल्यूम बाय में लगाया था। सेम थिंग हैपेंड विद द फ्यूचर्स ऑल्सो। तो अब क्या हुआ, बिकॉज उन्होंने इतनी ज़्यादा बाइंग के बाद सेलिंग शुरू कर दी थी तो जो मार्केट है जो बैंक निफ्टी वो और नीचे गिरना शुरू हो गया। तो ये उस दिन का चार्ट है बैंक निफ्टी का। आप देख सकते हैं कि यहाँ के बाद करीब 11 साढ़े 11 के बाद इट स्टार्टेड टू गो डाउन इवन फर्दर। मतलब जो उन्होंने ऑप्शंस में पैसे कमाए वो कमाल के थे। सो मैं वापस आपको ऑप्शंस पे ले जा रहा हूँ। जो उन्होंने पुट ऑप्शंस जो करीब 70 रुपए की खरीदी थी वो 700 रुपए के हो गए थे। मतलब 10 टाइम्स उन्होंने प्रॉफिट निकाला था बाइंग में। और सिमिलरली जो कॉल ऑप्शन आपकी 500 रुपए की थी वो 0 रुपए की हो गई थी बिकॉज वो आउट ऑफ द मनी हो गई थी। तो उन्होंने वहां पर भी प्रॉफिट कमाया था। तो जो इसका पूरी स्ट्रैटेजी का जो नेट इम्पैक्ट था वो ये हुआ कि जो स्टॉक्स थे उनमें उसमें उनको थोड़ा लॉस हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो ओवरऑल नीचे गिरा था। जिस पॉइंट पर उन्होंने बाइंग की थी और जिस पॉइंट पर उन्होंने एग्जिट लिया तो नीचे गिरा था मार्केट। तो येस उनको स्टॉक्स में लॉस हुआ था एंड दैट लॉस वाज अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़। दैट लॉस वाज अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़। बट उनको जो प्रॉफिट हुआ था ऑप्शन में वो 735 करोड़ का होता है। इट वाज सच अ बिग प्रॉफिट कि उनको ओवरऑल बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया। तो ये तो थी स्ट्रैटेजी जो जेन स्ट्रीट ने करी थी टू मेक मैसिव प्रॉफिट्स। एंड जैसे कि हमने बताया कि उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए प्रॉफिट निकाले इंडियन मार्केट से। बट उन्होंने एक चीज़ और करी थी। वो क्या था कि जब वो बाइंग करते थे, व्हेन दे वर डूइंग बाइंग, जब वो स्टॉक्स की बाइंग करते थे इन द मॉर्निंग, तब जितने भी बाय ऑर्डर लगते थे वो LTP के ऊपर लगाए जाते थे। अब इसको आप थोड़ा समझिए क्या हो रहा है। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए का है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको सस्ते दाम में खरीदें। मतलब अगर कोई 100 रुपए की चीज़ है तो हम 99 में खरीद लें, 98 में खरीद लें। यहाँ पे उल्टा हो रहा था। अगर कोई 100 रुपए का कोई स्टॉक है तो वो 101, 102, 103 की बिड लगा रहे थे। क्यों? बिकॉज वो चाहते थे कि जो मार्केट है वो ऊपर जाए एंड दे वर बिडिंग हायर। मतलब एक इन्फ्लेशनरी जिसको बोलते हैं, एक ऑटोमेटिक एक गलत बाइंग प्रेशर दिखा रहे थे। एंड जब वो एग्जिट लेते थे, जो उन्होंने 12 बजे के आसपास लिए थे, जब वो एग्जिट ले रहे थे तो उल्टा कर रहे थे। वो सेल LTP के नीचे कर रहे हैं ताकि एक वो नीचे का प्रेशर दे पाए जिसकी वजह से वो तेजी से नीचे गिरता था। उसकी वजह से जो बैंक निफ्टी है वो आराम से 1% ऊपर चले जाता था, आराम से 1% नीचे गिर जाता था। अब दे वर एबल टू डू इट बिकॉज उनको पता था कि हाँ उनके पास इतना पैसा है, इतने स्टॉक्स हैं
कि वो मार्केट को मूव कर लेंगे और वो ऑप्शन से पैसा कमा लेते। बट आप और मैं रिटेल ट्रेडर, हमें तो ये चीज़ नहीं पता थी और हम मार्केट के हिसाब से चलते थे एंड हमारे को स्पाइक्स मिलते थे जिससे हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते थे। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी जेन स्ट्रीट की। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.